आर्थिक बदलाव हो चाहे राजनीतिक बदलाव हो, क्या ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा यूसीसी के लागू होने से? मोदी सरकार के आने के बाद ट्रिपल तलाक का कानून एग्जीक्यूशन में हुआ, वो कानून रद्द। आज तक किसी ने सोचा था 370 कानून हट जाएगा, अलग आइडेंटिटी थी वो खत्म हो जाएगी, तो ये सरकार ने करके बताया। और आज हम देख रहे हैं पहली बार कश्मीर में इतने खुले में स्कोप में चुनाव हुए। तो हम ये माने कि इस कार्यकाल में यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा। निश्चित रूप से इस कार्यकाल के तो बहुत बड़े विकसित भारत की जो कल्पना है, उस दिशा में इस सरकार बहुत अलग अलग दिशा में काम कर रही है। आज सनातन का मैं कुंभ मेला की जो गर्दी देख रहा हूँ, जिस देश में एक के घर में दूसरे घर में बगैर इनवाइट आदमी जाता नहीं है, या बगैर इनविटेशन के 40-40 करोड़ लोग वहाँ आते हैं। बीजेपी की नीयत में खोट है। जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आज़ादी है, और खासकर अल्पसंख्यकों की, उसे छीनना चाहती है। और हमारा देश ये कोई धर्मशाला है जिसको कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, जिसको चाहे जो मर्जी यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पे घुसखोरी करेगा, इन्फिल्ट्रेशन करेगा, या रहेगा, यहाँ का आधार कार्ड ले लेगा तो यहाँ का नागरिक बन जाएगा। नमस्कार, द फर्स्ट विटनेस के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं सुंदर सोलंकी। अगर कोई भी क्राइम आप करते हैं और किसी भी धर्म से आप हैं तो सजा समान मिलती है, लेकिन मसला अगर शादी का है, मसला अगर विरासत का है, तो ये नियम या कानून लागू नहीं होते। ये बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड सरकार ने लागू कर दिया है, और उसमें इन्हीं सवालों का जवाब दिए गए हैं कि धर्म कुछ भी हो, लेकिन आपको कानून एक समान फॉलो करने पड़ेंगे। आखिर इसकी ज़रूरत क्यों है? बीजेपी के एजेंडे में ये लगातार क्यों रहा, और आने वाले वक्त में देश पर, समाज पर क्या इसका असर पड़ेगा? बीजेपी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में वाइस प्रेसिडेंट रहे, बहुत सारी जिम्मेवारियां उनके पास रही, उत्तराखंड के प्रभारी भी रहे, दिल्ली के प्रभारी रहे, श्याम जाजू जी, सर स्वागत है आपका। नमस्कार सर, पहला सवाल यही है कि उत्तराखंड का जो सरकार का ये कदम है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जिस तरह से उन्होंने लागू किया है, आप कैसे देखते हैं इस कदम को? सर्वप्रथम तो उत्तराखंड सरकार का हम अभिनंदन करते हैं कि देश में वो पहला राज्य साबित हुआ है कि जिन्होंने ये इम्प्लीमेंट करने की और एग्जीक्यूशन की शुरुआत की है। पूरा देश उसका अभिनंदन करता है। पूरे देश में ऐसी चर्चा है कि पूरे देश में ये एप्लीकेबल होना चाहिए, लागू होना चाहिए। आजादी के बाद पाकिस्तान में जाना था, वो पाकिस्तान चले गए। जिन्होंने इस भूमि से अपना अटैचमेंट था, वो यहाँ रहे। उसके बाद इस प्रकार का एक ही देश में दो कानून, दो संविधान, दो विधान, और इसी के कारण एक ही काम के लिए दोनों को दो प्रकार की ये कई डेमोक्रेसी में बैठती, इसकी चर्चा, ये ज्वलंत विषय आज तक रहा है। और लोगों को ये नहीं मालूम था कि इतना आसानी से ऐसा भी हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द डेमोक्रेसी, देश के लोकतंत्र को देखते हुए सब लोगों को समान कानून होना, ये देश की एकात्मता की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। तो वो होने में लेट हुआ पर हुआ है, इसलिए उत्तराखंड सरकार का तो हम धन्यवाद। लेकिन सर, इससे आप क्या समझते हो कि क्या, चाहे वो सामाजिक बदलाव हो, चाहे आर्थिक बदलाव हो, चाहे राजनीतिक बदलाव हो, क्या ऐसा बदलाव देखने को मिलेगा यूसीसी के लागू होने से? और आप देश में, इसके पूरे देश में लागू करने की वकालत कर रहे हैं। ऐसा एक उदाहरण देता हूँ मैं जी। ट्रिपल तलाक का कानून इस सरकार, मोदी सरकार के आने के बाद ही ट्रिपल तलाक का कानून एग्जीक्यूशन में हुआ, वो कानून रद्द हो गया। इसके पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के टाइम सायरा बानू के केस में निकाल दिया था, और उसको रोक कर, उसको डोमिनेट करके सरकार ने वो एग्जीक्यूट करने की हिम्मत नहीं बताई। कितनी बड़ी पैमाने पर आधी आबादी मुस्लिम समाज की महिलाओं पर अन्याय हुआ था। कोई आदमी अपनी मन माफी कभी भी तलाक बोल दे, उसका तलाक हो जाए, इस प्रकार की कल्पनाओं को मानवता के आधार पर भी, केवल ये धर्म तक सीमित नहीं है, मानवता के आधार पर भी न्याय देने का काम उस कानून ने किया, और वो उसकी ताकत, उसको इम्प्लीमेंट करने की हिम्मत इस सरकार ने की, करके दिखाया। तो मुझे ऐसा लगता है कोई भी परिवर्तन आता है
तो उसको स्वागत करने के लिए बड़ी हिम्मत की है। आज तक किसी ने सोचा था जी 370 कानून हट जाएगा और कश्मीर अभी जो आज तक वो जो कानून से एक अलग आइडेंटिटी थी वो खत्म हो जाएगी? तो ये सरकार ने करके बताया। और आज हम देख रहे हैं पहली बार कश्मीर में इतने खुले में स्कोप में चुनाव हुए और लोग इसका स्वागत कर रहे। कश्मीर मुख्य प्रवाह में आ गया है, उसकी अलग आइडेंटिटी खत्म हो गई है। तो ये कई बातों का तो इसलिए भी लोगों को मन में भय आतंक का माहौल जो है, इसका कारण है कांग्रेस की आज तक की राजनीति। आजादी के बाद 70-75 साल में उन्होंने केवल मुस्लिम अपीजमेंट करते हुए देश का विचार ही नहीं किया। देश को एकात्म भावना से जोड़ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सब संस्था ने जब विलीनीकरण किया तब भी कश्मीर को एक अलग काम, ये जो नेहरू जी ने काम दिया था अपने पर, वो रह गया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे सब परिवर्तन करना किसी भी प्रगतिशील सरकार का ये काम है। डेमोक्रेसी में सबको समान न्याय, समान अवसर प्राप्त होना चाहिए, इसलिए ये कानून आवश्यक था, वो अभी हो गया है। लेकिन विपक्ष कहता है कि बीजेपी की नीयत में खोट है। दरअसल वो समान ना अधिकार ना कानून देना चाहती है, बल्कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, आज़ादी है और खासकर अल्पसंख्यकों की, उसे छीनना चाहती है। मुझे बताओ, सीए के कानून के बारे में भी कांग्रेस पार्टी ने देश में इसी प्रकार का माहौल, इसी प्रकार का नैरेटिव खड़ा करने की कोशिश की। मैं आज अमेरिका जाता हूँ और मेरा वीसा खत्म हो जाता है तो 1 घंटा भी मैं वहां एक्स्ट्रा रुक नहीं सकता। ये अगर उस देश का कानून है, ऐसा पूरे देश में है, पूरे विश्व में है। पर हमारा देश ये कोई धर्मशाला है कि जिसको कोई आइडेंटिटी की जरूरत नहीं, जिसको चाहे जो मर्जी यहाँ आ जाएगा, वो यहाँ पे घुसखोरी करेगा, इन्फिल्ट्रेशन करेगा या रहेगा, यहाँ का आधार कार्ड ले लेगा, वो यहाँ का नागरिक बन जाएगा। तो वह उसको रोकने के लिए तो उस भी टाइम सीए कानून जब अमित शाह जी ने लाया था, तब भी देश में इन्होंने चर्चा की कि ये मुस्लिमों को खदेड़ने के लिए, बाहर भेजने के लिए, उनके अधिकारों पर अतिक्रमण करने के लिए कानून आया। एक भी यहाँ के मुस्लिम नागरिक के यहाँ के निवास पर और उसके इस अस्तित्व पर उस पर धोखा नहीं था। किसी को ये पूछा नहीं गया। हाँ, अवैध रूप से जो आए हैं और यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के नागरिक बन गए हैं, वो कैसे आए, क्यों आए? ये कोई आजाद देश का काम नहीं है क्या? अब इसको भी केवल मुस्लिमों की वोट बैंक का आधार लेकर हम डरेंगे और ये नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि देश की जनता के साथ अन्याय नहीं होगा। इसलिए सरकार ने जो कदम उठाया है वो एकदम ठीक और अनुकरणीय कदम है। लेकिन एक बात, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि सभी पर लागू होना चाहिए ये जो कानून है देश के, आदिवासियों को इस कानून से दूर रखा गया है। ऐसा है, आदिवासियों के लिए इस देश के संविधान में भी कुछ अलग प्रावधान किए गए, शेड्यूल कास्ट समाज के लिए भी किए गए हैं। उसका इंटेंशन बिहाइंड इट क्या है वो ध्यान में लेना चाहिए। जब वो एक टोटल आजादी के सब फायदे लेने की स्थिति में भी नहीं है, सालों साल वो जंगलों में रह रहे हैं और अपना जीवन यापन कर रहे हैं, तो उनको इसी कंपटीशन में खड़ा करके हम उनसे अन्याय करेंगे। इसलिए उनको कुछ एक्स्ट्रा सुविधा, उनकी जो रीति नीति परंपरा संस्कार है, उस नजरिए से उसको देखना और उनके अस्तित्व को उसी प्रकार का रिकॉग्नाइज करना, ये किसी भी देश का काम है। इसलिए उनको कोई अलग दिया ऐसा नहीं है। देश में विकास की प्रक्रिया में सबको साथ लेने की, सबको साथ ले जाने के, इसमें इस प्रकार की बातें करनी पड़ती है और वो करना आवश्यक भी है। एक और बात, इस मसले को जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप से को लेकर भी कानून बनाए हैं, रजिस्ट्रेशन उनका करना अनिवार्य हो गया है, उसमें मंशा वो कहते हैं कि दरअसल लव जिहाद के जिस तरह के मामले आ रहे हैं तो बीजेपी की ये कोशिश है कि वो लोग नज़रों में आ जाए, इसलिए रजिस्ट्रेशन लिव इन रिलेशनशिप का मैंडेटरी कर दिया है कि लव जिहाद पे रोक लगे। वही आपका जो धार्मिक एजेंडा है, कहीं ना कहीं उसके इर्द गिर्द ही ये सारा कानून है और उसी को लेकर इस तरह के प्रावधान रखे गए हैं, ये आरोप भी लगते हैं। लव जिहाद की चर्चा पहले भी होती थी, कम आवाज में होती थी, अब जरा लोग ओपनली बोलने लगे हैं। कश्मीर फाइल्स का सिनेमा सबसे ज्यादा चल जाता है, केरला फाइल्स ने लोगों को रियलिटी की ओर अपना ध्यान आकृष्ट किया है। तो इस प्रकार की बातें कोई भी देश में कैसे चलने देंगे हम? महिलाओं को, छात्राओं को, महिलाओं को इस प्रकार का बहला फुसला कर उनको आप ले जाओगे, धर्म परिवर्तन करोगे और इस प्रकार के एक धर्म, ये कितने दिन चलेगा?
कभी कभी तो इन बातों का लोगों के ध्यान में आता है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये योग्य समय था। लोगों की इस विषय की गांभीर्य ध्यान में आया, इसकी डेप्थ ध्यान में आई, और लोगों ने इसके खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन होने के पहले सरकार ने इसको ठीक तरह से प्रोहिबिट करने के लिए, रोकने के लिए कानून उठाया, और दमखम से उसको एग्जीक्यूट सरकार कर रही है। इसलिए देश की जो एकात्मता जुड़ी हुई है उसके लिए भी ये इस प्रकार के कदम आवश्यक है। लेकिन पूरे देश में इसको लागू करना इतना आसान होगा जितना उत्तराखंड सरकार ने कर दिया, क्योंकि वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय कम है। अगर पूरे देश में करने लगे तो मुश्किल का सामना करना पड़ेगा बीजेपी सरकार को, मोदी सरकार को। बहुत बार नियत साफ हुई तो आदमी क्या कर सकता है, ये कश्मीर के 370 हटने से बता दिया है। नहीं तो 2 संविधान जिस देश में चल रहे थे, 2 झंडे थे, और वहां जाने के लिए पास लगता है, वहां का कानून अलग है। यहाँ सरकार का जो पैसा जाएगा उसका वो ऑडिट नहीं कर सकते, वो हिसाब मांगने का अजीज सरकार को अधिकार नहीं है। ये कौन सा इस देश में एक स्टेट के लिए लागू था? तो मुझे ऐसा लगता है कि सरकार की अगर नियत साफ है और नेताओं का विजन है, विजनरी लीडरशिप है, तो निश्चित रूप से वो अपना एजेंडा साफ कर सकते हैं, और देश की जनता ये अप्रिशिएट करती है। तो हम ये माने कि इस कार्यकाल में यूसीसी पूरे देश में लागू हो जाएगा? निश्चित रूप से इस कार्यकाल के तो बहुत बड़े विकसित भारत की जो कल्पना है उस दिशा में सरकार बहुत अलग अलग दिशा में काम कर रही है। आज सनातन का मैं कुंभ मेला की जो गर्दी देख रहा हूँ वो प्रयागराज में, आज तक इसको विश्व का इवेंट, इंटरनेशनल इवेंट बनाने का काम हमारा किया। मेला तो आज तक होते ही रहा। जिस देश में एक के घर में दूसरे घर में बगैर इनवाइट आदमी जाता नहीं है, या बगैर इनविटेशन के 40-40 करोड़ लोग वहां आते हैं और इतने आसानी से सोकरता से वो काम चलता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये देश का आत्मा है। इसको जगा कर ही देश का विकास होगा। केवल एयरपोर्ट कितने बड़े, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कितनी बड़ी, देश की इकोनॉमी किस दिशा में जा रही है, इस पर देश का विकास नहीं होता है। ये तो है ही, इसके साथ साथ देश का संस्कार, देश की संस्कृति, इसको आगे बढ़ाने का भी काम जो इस कार्यकाल में हुआ है, इसको भी लोग बहुत अच्छी तरह से इसकी सराहना कर रहे हैं। सर, आखिरी में एक सवाल खासकर अल्पसंख्यकों मुसलमानों के लिए, कि उन्हें आप बताइए, जो उन्हें डर है कि उनकी धार्मिक आज़ादी, उनकी पारिवारिक आज़ादी छीनी जा रही है, और जिस तरह से वो उनका ट्रेंड, उनका जो धर्म अलाउ करता था, वो आप लोग नहीं छीन रहे हैं, उनके हित की बात कर रहे हैं। वो सरल शब्दों में उनको बताइए, उनका डर खत्म कीजिए। हमने मुसलमानों को कभी शत्रुता से नहीं देखा। अब्दुल कलाम जी को राष्ट्रपति बनाने वाली भी हमारी पार्टी थी जब अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे। किसी ने सोचा तक नहीं हुआ कि किसी मुस्लिम आदमी को इस प्रकार की हिंदुवादी पार्टी राष्ट्रपति भी देश का बना सकती है। तो अब्दुल हमीद का जय जयकार करने वाले हम लोग हैं। तो इस देश के रहने वाले नागरिकों ने इस देश से अपनी आस्था से जुड़ना चाहिए, इस देश पर प्रेम करना चाहिए, भारत माता की जय कहने में किसी को संकोच नहीं होना चाहिए। ये बातें हमने कही तो कोई भी पढ़ा लिखा मुस्लिम, देशभक्त मुस्लिम इसको विरोध नहीं कर सकता। जिनको इस देश में रहना नहीं था वो पाकिस्तान चले गए थे। जिनकी, मैं तो ऐसे मुसलमानों को जो यहाँ रह रहे उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना चॉइस दिया कि नहीं, हमारे यहाँ हित सुरक्षित है, हम सिक्योर्ड है, हम यहाँ रहना चाहते, इसलिए वो रहे हैं। अब वो रहते समय इस देश के नीति नियम कानून, यहाँ की परंपराएं, इस सब का पालन करना उनका काम है। अच्छा, हम अपने धर्म की रीति रिवाज से उस पर हम कोई कंपेल नहीं करते। आज तक हिंदू धर्म का तो ये कभी आस्था नहीं रही कि हम जबरदस्ती जुल्म जबरदस्ती कर कर किसी का हम धर्म परिवर्तन करते या आस्था पर चोट पहुंचाते। हाँ, पर अभी का भारत ये कहने लगा है कि अगर हमें कोई छेड़ेगा तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये तो कोई भी आजाद देश की तो बात होनी चाहिए। इतने दिन मुस्लिम अपीजमेंट और मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाले पार्टियों ने इनकी अलग आइडेंटिटी को मजबूर किया रहने का और उनको आगे बढ़ावा दिया। अब मुझे लगता है कि ये पढ़ा लिखा मुस्लिम तबका भी बहुत अच्छी तरह से सोचने लगा है। उनको भी इस सब बातों की सुविधाएं मिल रही है। विकास के बारे में कोई यहाँ पर बाइफर्केशन नहीं किया जाता। दीनदयाल आवास योजना में जितने घर मुस्लिमों को मिले हैं क्योंकि वो गरीब रेखा के नीचे है, गरीब रेखा के नीचे हिंदू हो या मुसलमान हो, सबको समान न्याय है। तो इन सब सरकारी फैसिलिटीज का उनको फायदा मिल रहा है और ये मुस्लिम तबका सोच भी रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम दिनों में ये माहौल बदल जाएगा और ये जो केवल मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति करने वाली पार्टियां है उनका पर्दाफाश हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा और मुस्लिम समाज भी इस देश के मुख्य प्रवाह में शामिल होता हुआ हाँ और हम देखेंगे।
वो कहते हैं कि शादी हमारा मसला है, तलाक हमारा मसला है, हम किसको अपनी विरासत दें ये हमारा मसला है, ये हमारे धर्म के हिसाब से हमें तय कर दिया गया है। फिर आप ऐसा क्यों समझते हैं कि उनके धार्मिक और उनकी जो खासकर कहिए कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है, जो सामाजिक उनकी स्थिति है, उसमें कुछ खास बदलाव आ पाएगा यूसीसी से, वो समझाइए। भारत में जो तलाक का कानून इम्प्लीमेंट हो रहा था, कई मुस्लिम देशों में इस प्रकार का कानून है नहीं अस्तित्व में। महिला और पुरुषों के समान न्याय की भूमिका उनके देश में भी वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं। केवल इस देश में अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट, निहित स्वार्थ के लिए अलग कानून बनाना और अपने उस आधार पर महिलाओं पर इतने बड़े वर्ग पर अन्याय करना, ये किसी समाज को शोभा थोड़ी देता है। कालोचित परिवर्तन हर समाज में होने चाहिए। एक टाइम वो कैसे शुरू हुआ, कैसे आपने चलाया, अलग बात है। आज सब लोग न्याय की डिमांड करते हैं और सबका न्याय मिलने का अधिकार है, वो लोकतंत्र में देना चाहिए। इसलिए मैं हिंदू मुसलमान ये कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको समान न्याय मिलना चाहिए। अपने मुल्ला मौलवी कुछ अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण कुछ अलग तबके में इस बातें कर रहे हैं कि अरे हमारा धर्म खतरे में है, इस्लाम खतरे में है हमारे धर्म पर, तो ऐसा तो कई देश में हुआ नहीं है कि कहीं उनके लोग जबरदस्ती इस धर्म में लाए जा रहे हैं। हाँ, जहां हिंदू हित पर देखा नहीं जाता था, वैसे हिंदू हित का सम्मान देने का काम इस कार्यकाल में हुआ है। इसमें किसी को डरने की कोई बात नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्याम जाजू ने साफ किया है कि मंशा केवल ये है कि सभी धर्मों का, सभी लोगों का इस देश में जो रह रहा है उनका विकास हो। यूसीसी से खासकर अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं है और ये क्लियर मकसद है कि सभी का, चाहे वो राजनीतिक विकास हो, चाहे सामाजिक हो और चाहे उनका आर्थिक विकास हो, ये सभी कानून इस देश में रह रहे हैं तो उन पर लागू होंगे। बहुत धन्यवाद आपका। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।